गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के ऊपर कि महिलाएं किन किन कानूनों के तहत मेंटेनेंस अदालत से ले सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि महिला उसके पति, उसके माता पिता और बच्चों से भी भरण पोषण की अधिकारी हो सकती है? वो किन कानूनों के तहत हो सकती है? वो कुल 10 कानून सर मैंने आपके लिए लगभग तैयार करके रखे हैं, जिन कानूनों में प्रावधान बताए गए हैं कि महिला किस प्रकार से आवेदन लगाकर कोर्ट में भरण पोषण की मांग कर सकती है। उसमें हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले BNSS 2023 की धारा 144 के ऊपर, जो महिलाओं को मेंटेनेंस दिलाने के बारे में बताती है। उसकी प्रक्रिया आगे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नंबर 2 है CRPC 1973 की धारा 125 से प्रावधान पुराना हो चुका है और उसकी जगह नया स्थान BNSS की धारा 144 के द्वारा ले लिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति की जबान पर धारा 125 ही है, इसलिए मैंने इसको भी ई बुक के अंदर शामिल किया है और उसकी भी कुछ शार्ट में व्याख्या की है। नंबर 3 है धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके तहत भी महिला घरेलू हिंसा में यदि उसके साथ की जाती है तो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इसकी पूरी डिटेल व्याख्या मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 4 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 एंड 25। नंबर 5 है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 और 20। और नंबर 6 है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986। नंबर 7 है विशेष विवाह अधिनियम 1954। और 8वां है पारसी और ईसाई के कानून के तहत मेंटेनेंस के क्या प्रावधान है। और 9वां है मातृत्व और बाल देखभाल से जुड़े कानून जो महत्वपूर्ण बताए गए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और 10वां है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। और 11वां है कि आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। इन सभी पर हम सर आज के वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो मैंने कुल 11 टॉपिक आपको बताए, इन पे मैंने एक ई बुक भी तैयार की हुई है। उस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहां से वो PDF आपको प्राप्त हो जाएगा और इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको ई बुक में से ही दूंगा। ई बुक पे जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण मुद्दे और महत्वपूर्ण पॉइंट बता देना चाहता हूं सर। नंबर 1 है इसमें CRPC की धारा 125, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, उसमें जो प्रावधान बताए गए थे वो सेम के सेम ही धारा 144 BNSS 2023 में बताए गए। जो पहले वाले उसमें बताए गए थे, इसमें पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब वह खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती, पति ने उसे छोड़ दिया है या साथ नहीं रख रहा हो, पति की आमदनी है और पत्नी की कोई आमदनी नहीं है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तलाकशुदा पत्नी भी मेंटेनेंस की हकदार हो सकती है अगर उसने दोबारा शादी नहीं की हो। यह कानून धर्म के भेदभाव के बिना लागू होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर यह समान रूप से लागू होता है। ये 125 का जो प्रावधान है, जो पुरानी प्रक्रिया संहिता थी वो है। अब इसके बाद इसको रिप्लेस करके धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दी गई है। उसकी में जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि धारा 144 CRPC की पुरानी धारा 125 को ही रिप्लेस कर रही है। रिप्लेस जो कि नियम CRPC 125 में थे, वही लगभग इस नई धारा में भी हैं। मतलब महिलाओं, बच्चों और माता पिता के लिए भरण पोषण का हक बराबर बरकरार है। बस नया कानून अब और स्पष्ट और सशक्त बना दिया गया। वो किस प्रकार से, मैं उसको डिटेल में बुक से भी सर आपको व्याख्या करके बता दूंगा। इसमें अगली स्थिति आती है सर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत पत्नी, माता पिता मेंटेनेंस के लिए पात्र होते हैं, जैसा कि धारा 18 और 20 मैंने आपको बताया है। हिंदू पर्सनल लॉ शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के तहत तलाकशुदा महिला को इद्दत की अवधि तक मेंटेनेंस मिलता है। इसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। धारा 144 के तहत भी मांग कर सकती है। ईसाई और पारसी कानून में भी मेंटेनेंस के अलग अलग प्रावधान है जो कोर्ट द्वारा तय किए जाते हैं। और चौथे नंबर का जो महत्वपूर्ण सवाल है, अब सवाल आता है कि गुजारे भत्ते की राशि कितनी होगी। तो पूरी तरह पति की आमदनी, पत्नी की जरूरतें और जीवन स्तर पर निर्भर करता है। कई बार कोर्ट पति की आमदनी का 1/3 हिस्सा गुजारे भत्ते के रूप में तय करता है। पति अगर जानबूझकर आमदनी छुपाता है तो अनुमान के आधार पर भी कोर्ट मेंटेनेंस तय कर सकती है। और इसमें कुछ जरूरी जो प्रक्रिया में बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर 1 शादी का प्रमाण पत्र, पति की आमदनी के प्रमाण जैसे सैलरी स्लिप या ITR आपको लगाना होगा, और अलगाव या छोड़ने का कारण आपको लिखना होगा, और पत्नी की आर्थिक निर्भरता का प्रमाण आपको देना होगा कि ये खुद का जो है कि उसमें लिखना होगा कि गरीब है और भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है महिला। कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जैसे आप करते हैं, कोर्ट नोटिस भेजकर पति को बुलाता है, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, फिर मेंटेनेंस तय किया जाता है। इसमें सुझाव और कुछ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि
ये वीडियो सर अगर आपको पसंद आया है, अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। और जैसा कि सर आप देख रहे हैं, ये इसमें 3 कानून दिए हुए हैं, BNS 2023, BNSS 2023 और BSA 2023। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से तुरंत हुए हैं और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, जिससे एक आम व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में आसानी और सरलता प्राप्त हो। उसी की धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144, जो कि मेंटेनेंस से ही रिलेटेड है। हम ई बुक पे जाने से पहले इसके ऊपर सर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इसका उपयोग अधिकतर कोर्ट में होता है। और एक धारा 12, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इन दो के तहत काफी हद तक 90% तक कोर्ट में मेंटेनेंस के दावे महिलाओं के द्वारा लगाए जाते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 और 20 में भी प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन अधिकांशतः जो प्रैक्टिस में जो देखा गया है तो इन दोनों धाराओं का अधिकतर इस्तेमाल होता है। तो इसी में मैं धारा 144 के बारे में आपको बता देता हूं। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए इसमें आदेश के बारे में बताया गया है और ये अध्याय 10 में शामिल की गई है। धारा 144 से संशोधित धारा है सर ये। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, चाहे वो विवाहित हो या न हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। नंबर तीसरा है, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। नंबर 4, अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ये चारों प्रकार की कंडीशन जहां लागू होती हैं, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष धारा 144 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और आवेदन पत्र में वो तमाम बातें लिखी जाएंगी जो महत्वपूर्ण दावे के अंदर लिखी जाती हैं। वो भी मैं आपको सर बता दूंगा। अभी जो पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि सूचना की तामील को तारीख से 60 दिन के भीतर इसको निपटाया जाएगा, इसमें बताया गया है। मगर न्यायालय में अधिकांशतः समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन ला में लिखा हुआ है यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाई के व्ययों का कोई आवेदन यथासंभव ऐसे व्यक्ति के आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। मतलब सामने वाले को जैसे ही आपके दावे की सूचना होगी तो उस तारीख से 60 दिन के अंदर अंतिम भरण पोषण का आवेदन निपटाए जाने का प्रावधान इसके अंदर बताया गया है। अंतरिम भरण पोषण से आशा यह है कि जो आपका मूल दावा आपने लगाया उसके साथ ही आप एक अंतरिम भरण पोषण का आवेदन इसमें लगाएंगे, जिसमें आप न्यायालय से मांग करेंगे कि वाद के अंतिम निर्णय होने में समय लगेगा और वर्तमान में आवेदिका के पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, उसके भूखे मरने की नौबत आ रही है, सर छिपाने की जगह नहीं है, खुद का बच्चों का भरण पोषण, इलाज दवा कपड़ा काय के लिए, किसी भी काम के लिए उसके पास रुपयों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अंतरिम भरण पोषण आदेश किया जाए। तो 60 दिन का इसमें सर प्रावधान बताया गया है उसकी तामील होने की तारीख से। इसी प्रकार से इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि 1 मास तक की अवधि के लिए यदि इसमें सर जो कारावास का भी जो प्रावधान दिया गया है दंड का, उसके बारे में बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्घृत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है? जैसा रीति जुर्माने उद्घृत करने के लिए उपबंधित है और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्रवाई के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, या यदि वह इससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। ये इसमें से दंड का प्रावधान बताया गया है। और इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि आपको ये कब दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आपको मेंटेनेंस का आदेश कर दिया गया, 1 साल हो गया या 1 साल से ऊपर की अवधि हो गई और आप उसको लेके बैठे रहे और आपने उसके एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन में कोई आवेदन नहीं दिया, तब ऐसी दशा में वो उसको वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ये इसी में धारा में आगे बताया है। मैं आपको बता दूं 1 वर्ष के अंदर ही आपको वसूली के लिए सर कार्रवाई करना होगी कोर्ट में। ये इसमें बताया गया है कि इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्घृत करने के लिए उस तारीख से जिसकी वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय में आवेदन नहीं किया जाता। मतलब अगर आपने 1 वर्ष पश्चात आवेदन किया वसूली के लिए तो वारंट जारी नहीं किया जाएगा। वारंट जारी नहीं किया जाएगा तो उसका तो डर ही खत्म हो जाएगा सर।
न जेल जाने का डर रहेगा उसे, न किसी बात का डर रहेगा, तो वो आपको पैसे भला किस हाल में देगा। मतलब हालात ये है कि 1 साल के अंदर जिनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा आवेदन वसूली के पेश कर दिए जाते हैं, उन्हें भी राशि वसूल करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी महिला के 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए तो पति 5,000 रुपये लेके आता है, कभी 3,000 रुपये लेके आता है। फिर जज साहब आदेश करते हैं कि इसको जेल भेजा जाए, तब वो कहीं या तो उसके पास होते हैं तो तुरंत दे ही देता है, या कहीं से लेके आता है, मतलब किसी भी सूरत में वो देता है। तो ये 1 वर्ष के अंदर की स्थिति है जिसमें उसको जेल जाने का भय बना रहता है। यदि आपने उसको भय से मुक्त कर दिया, तब आपके मेंटेनेंस की वसूली बड़ी दुर्भर हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लगभग असंभव हो जाएगी। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही मेंटेनेंस का आदेश जज साहब के द्वारा किया जाता है, चाहे वो अंतरिम हो या अंतिम, 1 वर्ष के अंदर ही उसको वसूलने की कार्रवाई सर आपको कर देना है। वरना ये जो बुक में बताया गया है कानूनी प्रावधान, विशेष तौर से मैंने आपको पढ़ के इसलिए बताया है, और इसमें यह भी बताया है कि यदि भरण पोषण का आदेश किसी को कर दिया गया और वो व्यक्ति शर्त लगाता है कि महिला मेरे साथ रहे तो मैं भरण पोषण करूंगा, तो न्यायालय सर इस पर विचार करेगा और वो देखेगा कि किन कारणों से महिला उसके साथ रहने से मना करती है। यदि उचित पाता है न्यायालय क्या महिला के पर्याप्त आधार हैं, तो वो उसके बाद भी मेंटेनेंस कर देगा। वो आधार क्या बताए गए वही बुक में से सर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यदि ऐसा व्यक्ति शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकारी के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है, और ऐसी प्रस्तावना किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है कि यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे आदेश दिए जाने के लिए न्याय संगत आधार है। अब इसमें स्पष्टीकरण में वो बात बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि पति ने अन्य महिला से विवाह कर लिया है, नंबर 1 हो गई सर। नंबर 2, वह रखेल रखता है। रखेल मतलब, रखेल शब्द आप जानते होंगे कि ये काफी पुराने समय से एक प्रचलित शब्द है, कि इसमें एक व्यक्ति को ये अनुभूति होती है जैसे वो काफी संपन्न और धनाढ्य है, और वो जो है कि या जो भी है वो उसके मन में कि वो एक रखेल रख रहा है, मतलब इतना बड़ा व्यक्ति पैसे वाला है कि पत्नी तो अलग है और एक रखेल और अलग रख रखी है, मतलब बिना ब्याही किसी महिला को उसके बगैर शादी के ही रख लेना, तो उसको कहते हैं रखेल रखना। एक समाज में एक गाली भी एक तरीके से एक महिला के लिए, कि वो यदि पहले से शादीशुदा है और वो उसके साथ रहती है तो एक रखेल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एक कहीं ना कहीं अपमान भी है इस स्थिति में। तो हर व्यक्ति को इस हालात से बचना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और जो है कि ये एक काफी पुराने समय से ये शब्द चला आ रहा है, उसी को इस बुक के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है कि यदि पति ने अन्य महिला से विवाह कर लिया या वह रखेल रखता है, तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। तो इसमें सर जो रखेल की मैंने डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन एकमात्र यही डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक ये व्यक्ति की गंदी और बुरी आदत भी है, मतलब एक जीवन को तहस नहस और बर्बाद करने की भी आदत है कि वो एक रखेल को रखता है, तो उसका जीवन मानसिक शारीरिक हर तरीके से वो त्रस्त भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। उसका पारिवारिक जीवन, उसके बच्चे, उसका परिवार, पूरी दुनिया उसकी उजड़ बुजड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन हालातों से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। और इसमें जो बताया है कि यदि इन कारणों से महिला, किन कारणों से, यदि अन्य महिला से विवाह कर लिया या वह रखेल रखता है या उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार होगा, मतलब ये कारण अगर मौजूद हैं तो इन आधारों पर महिला अलग रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। और इसमें आगे बताया है, कोई पत्नी अपने पति के साथ इस आधार के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के व्यय पाने की हकदार ना होगी। मतलब महिला हकदार नहीं होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी, वो कंडीशन बड़ी महत्वपूर्ण है सर, ध्यान देने योग्य है और ध्यान से सुनने योग्य है। नंबर 1 है इसमें, यदि वह जारता की दशा में रह रही है, एडल्ट्री, मतलब पति तो मौजूद है और अन्य किसी से अवैध संबंध बना लिए हैं, या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, और या यदि वह पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। यदि पारस्परिक सहमति से भी दोनों पृथक रह रहे हैं तो भी न्यायालय के द्वारा महिला को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। ये सब तीनों बातें आप याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये उपधारा 4 में बताई गई है, 144 की उपधारा 4 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 की उपधारा 4 में बताई गई। और 5 में बताया गया है, मजिस्ट्रेट यह आदेश साबित होने पर, यह बात साबित हो जाती है तो उस रद्द भी कर सकता है। कौन सी बातें हैं सर ये? क्योंकि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, जारता की दशा में रह रही है, पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, पारस्परिक सहमति से इनकार करती है, तो 144(5) के तहत आवेदन भी दिया जा सकता है न्यायालय में कि यदि न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस बांध भी दिया गया है, बना भी दिया गया, और उसके बने रहने के दौरान महिला ने किसी से अवैध संबंध स्थापित कर लिए, जारता की दशा में रह रही है,
तब 144(5) के तहत न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है और इस बात को साबित करना आवेदन देने वाले की जिम्मेदारी होगी। यदि वो साबित कर देता है तो उस आदेश को न्यायालय के द्वारा रद्द भी कर दिया जा सकता है। और वो तीनों कंडीशन ये है कि पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है, पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। यदि पारस्परिक सहमति से पृथक वो रह रहे हैं और उसके बाद भी महिला ने धारा 144 के तहत भरण पोषण का मुकदमा अदालत में लगा दिया, तब वो व्यक्ति यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके पास में, जैसे कि शपथ पत्र है या कोई दस्तावेज है, और न्यायालय में पेश कर देता है और गवाह करा देता है और ये बात अदालत के ज्ञान में आ जाती है और साबित हो जाती है, तो उस मेंटेनेंस के आदेश को रद्द भी कर सकता है। मेरे केस के प्रकरण में सर ऐसा ही इस प्रकार से हुआ था। वो केस मैंने ही लड़ा था। उसमें उस समय नोटरी वकीलों को विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट वगैरह, उनसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। तकरीबन 12, 13, 15 साल, 14 साल पुराना वो मामला था और उसमें एफिडेविट एक लिख दिया गया था दोनों के द्वारा पारस्परिक सहमति का। अब उसके बाद महिला के द्वारा उसमें भरण पोषण का आवेदन भी लगा दिया गया, धारा 12 के तहत भी लगा दिया और 125 का भी लगा दिया। तब हमने उन एफिडेविट को कोर्ट में पेश किया था, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तो नहीं माना गया था, लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश में जब हमने उसकी अपील की थी तो वहां उसको माना गया और उनके आदेश को निरस्त किया गया अधीनस्थ न्यायालय के। और ये बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसले का हवाला दिया है। जजमेंट में एक साइटेशन भी है जो जजमेंट में लिखी हुई है मेरे पास में, मैंने पिछले वीडियो में उसको बताई भी है। तो उस हवाले से ये कहा गया कि ये पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं, इसलिए महिला भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 145 में इसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये सर, ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसलिए प्रदान की क्योंकि इसमें जो कानूनी पॉइंट दिए गए हैं, वो कानूनी पॉइंटों को यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें नुकसान आप ही लोगों का होगा। अब जैसे ये कि प्रकरण मेरे पास में अभी जस्ट आया है, धारा 144 का, ये इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आवेदन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऊपर न्यायालय का श्रीमान न्यायालय, श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, प्रथम श्रेणी होशियारपुर, प्रकरण क्रमांक, दोनों पक्षकारों के नाम, बीच में आवेदन पत्र, अंतर्गत धारा 144 BNS 2023, माननीय महोदय, आवेदिका की ओर से निम्नानुसार आवेदन सादर प्रस्तुत है। और नंबर 1 में क्षेत्राधिकार का प्रश्न लिखा जाएगा और बाकी पूरी घटना और फैक्ट जो जो आपके केस की कंडीशन के हिसाब से वो लिखी जाएंगी। और इसमें यह भी लिखा जाएगा कि आवेदिका जिस बीमार रहती है, जिसमें उसके रहने के लिए, मकान के लिए किराए में भरण पोषण, दवाई, मकान किराया आदि सभी मिलाकर प्रतिमा जो भी हो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, जैसा आपका जीवन स्तर हो, आवश्यकता उसे अनावेदक से दिलाया जाए और अपना भरण पोषण तथा अपने बीमारी का इलाज करा सके वो, ये इसमें हम मांग कर सकते हैं। और अंत में लिखा जाएगा सूची अनुसार दस्तावेज पेश है, निश्चित न्याय शुल्क पे पेश है, आवेदिका का नाम और साथ में अंतिम भरण पोषण का आवेदन भी इसमें लगाया गया है। तो ये इस प्रकार से सर धारा 144 की तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब साथ में आप देख रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसकी जो एक धारा महत्वपूर्ण धारा है, मैं उस पर भी आपका प्रकाश डाल देता हूँ, जो है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18, जिसमें पत्नी के भरण पोषण के बारे में सर बताया गया है। जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया था, तलाक याचिका के आधार जो है धारा 13, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में जो तलाक याचिका के जो आधार बताए गए हैं, लगभग वही आधार इसमें लिखे हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस धारा के उपबंधों के अधीन यह है कि हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण की हकदार होती है। नंबर दूसरा है, हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को समाप्त किए बिना पति से पृथक रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी। नंबर 1 है, उसका पति अभित्यजन अर्थात युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है। नंबर दूसरा है, यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसने अपने मन में इस बात को युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना अपहानिकारक या क्षतिकारक होगा, मतलब उसके मन में डर बैठ जाए पत्नी के उसके व्यवहार को देखते हुए, क्रूरता के। अगला, यदि उसका पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जैसा कि धारा 13 में बताया गया था तलाक के आधार में। यदि उसका पति कोई अन्य यदि उसकी कोई अन्य पत्नी जीवित है, यह भी धारा 13 के आधार में बताया गया था। यदि उसका पति उसी गृह से जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासता निवास करता है, ये भी धारा 13 में बताया गया है। उसका पति को अन्य धर्म में संपरिवर्तन होने के कारण हिंदू नहीं रह गया, ये भी धारा 13 में तलाक की याचिका के आधार में बताया गया है। यदि उसके पृथक होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है, यदि कोई हिंदू पत्नी या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गई है, वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। मतलब पत्नी ने भी यदि धर्म परिवर्तन कर लिया है कानून के तहत तो उसमें हकदार नहीं होगी। तो ये तो सर धारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में बताया गया। इसी की सर धारा जो 20 है उस पर भी मैं शॉर्ट में आपको प्रकाश डाल दूं, क्योंकि ये भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा और हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। ये हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में अपत्यों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण के बारे में सर बताया गया है कि कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों, वृद्ध या शीतलांग जनकों का भरण पोषण करने के आबद्ध है। ये आप सर ध्यान रखिएगा, ये भी एक मेंटेनेंस की धारा है। आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या मेंटेनेंस किस किस प्रकार से किन किन कानूनों के तहत प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अप्राप्त वय मतलब बालक बच्चा, और अप्राप्त वय और अपत्य मतलब बच्चा, और अप्राप्त वय मतलब नाबालिग अपने पिता से भरण पोषण करने के लिए दावा कर सकेंगे। तीसरा है, किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शीतलांग जनकों या किसी पुत्री का जो अविवाहित हो भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि जनक या अविवाहित पुत्री यथा स्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में समर्थ ना हो। तो ये सर दोनों चीजों को मैंने आपको बुक में से पढ़ के इसलिए बताया है ताकि बुक की डेफिनेशन एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आपको पता लग सके कि आखिर बुक में इन कानूनों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। इसी प्रकार से सर धारा 12 जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की है, उसमें भी मेंटेनेंस की मांग की जाती है। उसकी धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इसमें निवास स्थान, किराए का मकान, कपड़ा, इलाज, दवाई और बच्चों की शिक्षा और इन सब के लिए मांग की जा सकती है। और इसके अलावा धारा 23 के तहत इसमें अंतरिम भरण पोषण की भी मांग की जा सकती है। इसी प्रकार से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ने ईसाई और उनके जो मेंटेनेंस के लाभ वो भी हैं। इन सब के लिए सर मैंने पूरी डिटेल जानकारी ई बुक में भी लिख रखी है। इसमें लगभग 3 कानूनों की बुक में से मैंने सर जानकारी आपको इसलिए दी क्योंकि बुक में से जब पढ़ के बताया जाता है तो एक विश्वास एक अलग पैदा होता है कि हाँ, एक बेसिक आधार और एक जड़ है, एक मतलब बेसिक चीज ही जब हमारे हाथ में आ गई जिसको हम कहना चाहिए, तो आप बचा क्या सर। आप देख रहे हैं इस बेसिक चीज में से ही मैंने आपको पढ़ के मैं ये चीजें आपको मौखिक भी बता सकता था, लेकिन मौखिक बताना एक अलग चीज होती है और किताब में कहाँ और किस प्रकार से लिखा है वो बता के पढ़ के समझाना सर एक अलग चीज होती है। तो अब मैं आपको उस ई बुक का भी परिचय करा देता हूँ जिसमें जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसको परिचय कराने से वो पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त भी हो जाएगी। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, महिलाओं को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। सीआरपीसी 125, बीएनएसएस 144, पर्सनल लॉ, गुजारा भत्ता, पूरी जानकारी। ये बीएनएस की बजाय बीएनएसएस है सर, ये मैं इसको कर देता हूं सही। ये आपको मैंने आपके सामने कर दिया है ई बुक के अंदर, बीएनएसएस 2000 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय न्याय संहिता अलग है और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलग है। तो महिलाओं को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। सीआरपीसी 125, बीएनएसएस है सर, वो बीएनएसएस 144, पर्सनल लॉ, गुजारा भत्ता, पूरी जानकारी। ये इसमें जो है कि सर इसकी विषय सूची से परिचित करा देता हूं मैं। महिलाओं को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, आज का हमारा वीडियो इसी टाइटल पर आधारित है। नंबर 1, अध्याय 1 में गुजारा भत्ता का कानूनी अर्थ ये और इसका उद्देश्य और महिलाओं के अधिकारों का ऐतिहासिक विकास, ये अध्याय 1 में बताया गया। अध्याय 2 में दंड प्रक्रिया संहिता 1925 की धारा 1973 की धारा 125 को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य और मकसद ये है क्योंकि हर व्यक्ति के जबान पर धारा 125 ही है अभी तक, और इसमें जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं उससे आगे 144 जो नई संहिता उसके प्रावधान भी बताए हैं ताकि दोनों में आपको समझने में आसानी हो कि हाँ 125 को रिप्लेस करके 144 को लाया गया है। इसमें धारा 125 की व्याख्या, आवेदन की प्रक्रिया, किन महिलाओं को लाभ मिलता है, न्यायालय की प्रक्रिया, समय सीमा, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के प्रमुख निर्णयों के बारे में बताया है। अध्याय 3 में भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हमारा 144 का है, बीएनएसएस की विशेषताएं, सीआरपीसी से इसका अंतर, प्रक्रिया, महिलाओं के लिए राहत, केस उदाहरण सहित स्पष्टीकरण इसमें मेरे द्वारा बताया गया। अध्याय 4 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 उस पर तो सर मैंने वीडियो बनाए हैं, उनके आवेदन के ड्राफ्ट तक मैंने बताई है। 1-1 घंटे और 60-60 मिनट के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। धारा 13 की जो याचिका लगाई जाती है तो उसमें अंतरिम भरण पोषण में धारा 24 के तहत महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है।
कि वाद के विचारण के दौरान मुझे अंतरिम भरण पोषण दिया जाए, वकील साहब की फीस भी दी जाए, आने जाने का भत्ता भी दिया जाए, और साथ में जिस व्यक्ति को मैं लाती हूँ, मेरा भाई, मेरे माता पिता, उनका भी आने जाने का खर्चा दिया जाए। ये सभी उसमें मांग की जाती है और न्यायालय आदेश करता भी है। कई बार महिला, ऐसा भी होता है कि पति उसके गृह स्थल पर ही याचिका लगा देता है, और महिला को पता लग रहा है 100 किलोमीटर दूर से चलकर आना है या 500 किलोमीटर दूर से चलकर आना है, तो वो सारा आने जाने का खर्च वो इस अंतरिम भरण पोषण के तहत न्यायालय उसको दिलवाता है, और वो हर पेशी पे उसको दिलवाता है। यदि पति नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है। धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में भी भरण पोषण की वो मांग कर सकती है। ये दोनों भी बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं, और इस पे मैं डिटेल से सर 3 वीडियो, लगभग एक वीडियो 1 घंटे का, एक वीडियो 56 मिनट का और एक वीडियो 50 मिनट का, जिसमें पूरे विस्तार के साथ मैंने समझाया है। उसमें आवेदन के ड्राफ्ट के साथ मैंने बताया है, आप मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उन वीडियो को देख सकते हैं कि आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, इनके साथ क्या दस्तावेज लगेंगे, किस प्रकार से इनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रावधान मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए। और इसी प्रकार से सर जो अध्याय 5 है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 और 20, जिसके बारे में मैंने अभी बुक के अंदर से पढ़ के आपको जानकारी दी है। और अध्याय 6 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986 स्पेशल रूप से बनाया गया है। इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों के बारे में बताया गया है, मेहर इद्दत और गुजारा भत्ते के बारे में बताया गया है। शाहबानों का केस है सर, बड़ा महत्वपूर्ण केस है कि मुस्लिम महिला भरण पोषण की हकदार होगी। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया है। और अध्याय 7 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की 12 के बारे में इसमें बताया गया है। और अध्याय 8 में विशेष विवाह अधिनियम 1954, अध्याय 9 में पारसी और ईसाई विवाह कानूनों के तहत जानकारी दी गई है। और मातृत्व और बाल देखभाल से जुड़े कानून, ये अध्याय 10 में बताया गया है। और अध्याय 11 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रमुख निर्णयों में शाहबानों का केस है, और रजनेश विरुद्ध नेहा 2020, इन दो का उल्लेख किया गया। और धारा अध्याय 22 में आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और इसमें सर जो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में जस्ट ये एक मामला आया है जो 144 का ही है, अभी एक प्रकरण महिला की ओर से लगाया गया है। तो इसमें सर जो रजनेश विरुद्ध नेहा शब्द इस्तेमाल हुआ 2020 का, तो मैं बता दूं कि ये जो शपथ पत्र जो पेश किया जाता है वो इसी के तहत पेश किए जाने का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 730/2020 रजनेश विरुद्ध नेहा आदि दिनांक 4/11/2020 को पारित आदेश के पालन में प्रस्तुत शपथ पत्र। तो ये एक विशेष ड्राफ्टिंग है इसकी शपथ पत्र की, उसके अंदर ही पेरा में आपको सारी जानकारी भरना है, और इसी के तहत शपथ पत्र भी पेश किया जाएगा। और इसमें जो अगली सर जो टॉपिक है, मैं उसमें भी आपको बता देता हूं कि इसमें आगे डिस्क्लेमर प्रस्तावना दी गई है, ऊपर डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर सर इसलिए क्योंकि ये एक मार्गदर्शन और सूचना है आप लोगों के लिए। और अध्याय 1 में जो बताया गया है, गुजारा भत्ता या कानूनी अर्थ जो है, इसके बारे में बताया गया है, जिसके तहत एक व्यक्ति विशेष रूप से एक महिला अपने जीवन के लिए न्यायालय के वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार होता है। यह भरण पोषण का अधिकार तलाक, विवाह विच्छेद, विधवापन या परिवार के अन्य संकट की स्थिति में उत्पन्न होता है। भारतीय कानून के तहत यह अधिकार महिलाओं को उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनका जीवन यापन सुनिश्चित हो सके। ये मैं आपको सर शॉर्ट में आप पढ़ के जानकारी दे रहा हूँ, मेंटेनेंस का उद्देश्य और आवश्यकता। और इसी प्रकार से महिला के अधिकारों में वृद्धि, शाहबानों का केस है, ये भारतीय न्यायिक इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें भारतीय मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों पर निर्णय लिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों को मान्यता दी, जिसके बाद से मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकार की सुरक्षा अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी सर इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं अध्याय 2 में 1973 125, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें लिखा भी है इस अधिनियम का नाम परिवर्तित BNSS 2023 कर दिया गया है, जिसकी धारा 144 में भरण पोषण आवेदन किया जाना बताया, जिसका उल्लेख अगले अध्याय में किया गया है। ये इसका अगले अध्याय सर ये जो आएगा, ये शाहबानों का केस और राजेश बनाम नेहा दोनों केसों का उल्लेख सर मैंने इसमें किया है। अध्याय 3 में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 के बारे में सर बताया गया है। इसी प्रकार से दोनों प्रकरणों का उल्लेख है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 24 और 25, इनके बारे में डिटेल जानकारी इस अध्याय के अंदर मेरे द्वारा दी गई है, अध्याय 4 के अंदर। और इसी प्रकार से ये जो अध्याय 5 है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 और 20 के बारे में जो डिटेल जानकारी दी गई है, वो इस ई बुक के अंदर प्रिंटेड है।
इसमें विवाहित महिला का अधिकार के बारे में बताया है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करती है। इस अधिनियम के तहत एक विवाहित महिला को पति के भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होता है पति से, और यदि भरण पोषण देने में असमर्थ है तो महिला को यह अधिकार न्यायालय से प्राप्त होता है। या तो वो नेचुरल तरीके से करे, उसकी जिम्मेदारी है, उसका नैतिक दायित्व है कि भाई ब्याह के लाया है तो उसका ध्यान भी रख। ये थोड़ी कि तू शादी करके लेके आ गया और बस सारे पैसों के दारू पी जाता है, जुआ खेल लेता है और बाजारों में दोस्तों यारों में उड़ा देता है, और पता लग रहा है कि घर में आटा दाल भी नहीं है कि जिससे बच्चे और पत्नी भरण पोषण कर सके। तो ऐसे नालायक और निकम्मे लोगों के लिए फिर अदालत बनी है। फिर एक माह उनको जेल भेजा जाएगा। एक माह जेल में जब वो मेहनत करेंगे वहां तब उनको सूझ पड़ती है कि हाँ उनका अकल ठिकाने आती है। जब बाहर आते हैं तो फिर वो वापस काम पे लगते हैं और पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हम ऐसी स्थिति से बचते हुए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार का ध्यान रखें, बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखें, पत्नी का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, इनके पूरे भरण पोषण का ध्यान रखें, इन्हें पूरा खुश रखें, इनके साथ दिलजोई करें और इनको अच्छा पढ़ाई लिखाएं और ऊंचे पदों तक पहुंचाएं। पत्नी से हमेशा मुस्कुरा के बात करें, उसकी तारीफ करें, और जो जो अच्छाइयाँ हो, जो जो हमारे महापुरुषों ने बताई हैं कि यदि लड़ाई हो जाती है तो एक चुप हो जाए, एक बोलता है तो जब वो तो उससे गुस्सा उसका ठंडा हो जाता है, कुछ समय बाद फिर वापस बातचीत चालू कर दें, एक दूसरे को तोहफे दें, उपहार दें, गिफ्ट दें और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिए ताकि आपके मन में कोई विवाद या कटुताई पैदा ना हो। हम आगे बढ़ते हैं इसमें सर। ये अगला अध्याय जो हमारा है, ये अध्याय में एक पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का एक फैसला भी है सर, सुरजीत कौर बनाम जुझार सिंह। इसमें आरोप लगाया कि सुरदल सिंह उस तारीख को मर चुके थे, इसलिए इस चाल को साबित करने का दायित्व अपीलकर्ता पर होगा। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर यह साबित होता है कि अपीलकर्ता के पिछले पति सरदुल सिंह 24 मई 1970 को जीवित थे, तब उसने प्रतिवादी से दोबारा शादी की थी। इसलिए पक्षों के बीच विवाह शून्य और अमान्य मुद्दा संख्या 1 के तहत ट्रायल कोर्ट में इसी तरह निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। मतलब विवाह शून्य और अमान्य इसमें माना गया था। मैंने इसको लिख दिए पूरी साइटेशन को। और अध्याय 6 में मुस्लिम महिला अधिकारों का मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986, और इसमें बताया है कि तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के अधिकार क्या होंगे। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत आज में सर महिला किस किस तरीके से भरण पोषण, किन किन कानूनों के तहत भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है सर मैंने। और ये आगे वही जानकारी मैं दे रहा हूं आपको कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया। ये शाहबानो के केस के बाद में इस अधिनियम का उद्देश्य तलाक के बाद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तलाकशुदा महिला के भरण पोषण का अधिकार किस प्रकार से होगा। नंबर 1 है, तलाक के बाद महिला को भरण पोषण का अधिकार होता है। इस अधिकार का पालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत को तलाकशुदा महिला को पर्याप्त भरण पोषण देने का आदेश देने की शक्ति होती है। इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जैसा कि एक प्रकरण मेरे पास आया था कि उस प्रकरण को तलाक की घोषणा के लिए व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश किया गया, और उसमें आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पेश किया गया, और उसमें अवैध संबंधों का इल्जाम लगाया गया पत्नी पर, और उस अवैध संबंधों के इल्जाम को लगाते हुए विवाह विच्छेद की घोषणा की मांग की। तो वैसे सर ये जो प्रावधान बताए गए हैं कि जो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के जो धारा 7 है जिसमें जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया, क्षेत्राधिकार के बारे में, तो ये वैसे धारा 7 के तहत पेश होगा कि जिस प्रकार से विशेष तौर से जो फैमिली कोर्ट बना दिए गए हैं और जिन्हें फैमिली कोर्ट की शक्तियां दे दी गई है, ये वहीं प्रस्तुत किया जाएगा। अब चूंकि पेश कर दिया गया है, अब उसका मेरे को जवाब भी देना है, तो आदेश 7 नियम 11 के तहत मैं आपत्ति भी लूंगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, और उसी के अलावा इसमें काउंटर क्लेम भी मैं पेश करूंगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 का के तहत, क्योंकि ये राइट से मैं अलग से भी पेश कर सकता हूँ। पत्नी रहना ही उसके साथ चाहती है। पत्नी का ये कहना है कि तमाम झूठे आरोप लगाए गए एक स्कॉर्पियो गाड़ी की वजह से। मेरे पिता से स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की, शादी के बाद से मुझे ताने मारे और कहा कि स्कॉर्पियो गाड़ी अपने बाप के यहाँ से ला कर दे, नई गाड़ी, और वो 25-30 लाख की आती है। वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ये स्कॉर्पियो गाड़ी भला ला के कहाँ से देंगे। उन्होंने हाथ पांव जोड़े पति के, उसके माँ बाप के, उनसे निवेदन किया कि हम गरीब लोग हैं, आप हमारी बेटी को परेशान न करें, लेकिन वो उन नालायकों को अकल में आई नहीं बात। तब उसके इलाज भी है सर, अब हम पुनर्स्थापना का भी लगाएंगे उसमें, और धारा 12 भी है घरेलू हिंसा, और उसके अलावा 144 भी है BNSS। ये तमाम राइट्स होते हैं महिलाओं को, और उसमें भी धारा 7 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है महिला।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 के तहत, उसमें भी प्रावधान बताए गए हैं। उसमें काफी उपधाराएं भी बताई गई हैं। उन उपधाराओं में से मैं कुछ महत्वपूर्ण उपधारा आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारा वीडियो सर इसी टॉपिक से मेरे कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि सर आप जानकारी बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट्स की, तो सर कानून की जानकारी ऐसी है कि मैं देने में तो सर सरपट पढ़ के आपको, जैसे रोबोट पढ़ता है वैसे पढ़ के बता दूं। रोबोट कैसे पढ़ता है, कोई भावना विहीन, भावना शून्य 5 मिनट में इस वीडियो को मैं खत्म कर दूं तो, लेकिन क्या आप समझ पाएंगे सर इन बातों को जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं? इसको समझने के लिए कानून की डीप व्याख्या भी जरूरी है, उसका विश्लेषण भी जरूरी है। उसके बाद अब ये आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं, ये अगर मैं आपको ना दूं तो आपको सर उस चीज तक पहुंचने में काफी मुश्किल होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम है 1984, ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसकी धारा 7(9) में तो समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य है। और धारा 7 में सर जुरिडिक्शन बताया गया है, और धारा 7 में बताया गया है इसमें कि उपधारा 2 में कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्थ होगा। ये सर सॉरी सर, मेरे से थोड़ी गलत निकल गई, ये 4 आ गई है और 6 और ये 7 आ गई सर। जुरिडिक्शन अध्याय 3 में सर अधिकारिता, और इसकी जो उपधारा 2 है उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हमारे वीडियो के टाइटल और टॉपिक से ही संबंधित है। इसमें मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख भी सकते हैं उन्हें। कि इसमें इसकी उपधारा चा में दिया हुआ है, धारा 7 की उपधारा 2 की चा में भरण पोषण के लिए कोई वाद या कार्रवाई। तो इसमें यह बताया गया है कि फैमिली कोर्ट किन किन मामलों को सुनने की अधिकारिता रखती है। उसमें एक है विवाह के पक्षकारों के बीच विवाह की यथास्थिति अकृत और शून्य करने के लिए, या विवाह को बातिल करने के लिए, विवाह की अकृतता या दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना या न्यायिक पृथक्करण, या विवाह के विघटन की डिक्री या कोई वाद या कार्रवाई, ये फैमिली कोर्ट सुन सकता है जुरिडिक्शन धारा 7 के तहत। खा में किसी व्यक्ति के विवाह की विधि मान्यता के बारे में या उसकी विवाहिक परिस्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई वाद या कार्रवाई खामी दिया गया है। गा में किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की संपत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्रवाई, यह भी फैमिली कोर्ट के द्वारा ही सुना जाएगा। घा में किसी वैवाहिक संबंध में उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्रवाई, यह भी फैमिली कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी। डा में किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा के लिए कोई वाद या कार्रवाई, यह भी फैमिली कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी। चा में भरण पोषण के लिए कोई वाद या कार्रवाई, यह भी फैमिली कोर्ट द्वारा सुनी जाएगी। डा में किसी व्यक्ति की संरक्षकता अथवा किसी अवयस्क की अभिरक्षा या उस तक पहुंच के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई इसी के तहत सुनी जाएगी। इसकी उपधारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। इस अधिनियम के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए किसी कुटुंब न्यायालय की का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन जो पत्नी, संतान, माता पिता, भरण पोषण के आदेश के संबंध में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त अधिकारिकता होगी। प्रथम मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसको बताया गया है। और ऐसी अन्य अधिकारिता किसी अन्य अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त की जाए भी होगी, वह उसका प्रयोग करेगा। तो ये इसमें बताया गया है। धारा 19 में सर इसमें अपील के प्रावधान बताए गए हैं कि जो है कि फैमिली कोर्ट ने कोई भी जजमेंट अगर दिया तो 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। धारा 2 में न्यायालय की ड्यूटी है कि उनमें राजीनामा, सुलह समझौता कराए, और उसमें 3 तारीखें नियत की जाएंगी न्यायालय के द्वारा सुलह समझौते के लिए। इसमें धारा 13 में वकीलों को भी रोक लगा दी गई है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की रोक इस प्रकार से लगाई गई कि धारा के प्रारंभ में कहा गया है कि कानूनी विशेषज्ञ या सलाहकार की इसमें उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन आगे इस धारा में फिर यह भी कहा गया है कि यदि न्याय हित में आवश्यक हो तो उसकी पैरवी कर सकते हैं, वकील को उपस्थित कर सकते हैं। तो उसका मकसद यही है कि न्यायालय ये चाहता है, धारा 9 के तहत जो न्यायालय को शक्ति और कर्तव्य दिए गए हैं कि उनमें सुलह समझौता करा के सुलह समझौते के आधार पर मामले को निपटा दिया जाए। सुलह समझौता सर क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मैंने खुद ने सर देखा है कई प्रकरण को चलते चलते तकरीबन 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल भी हो जाते हैं सर, उनकी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। तो इससे बेहतर है कि पहले ही राजीनामा कर लिया जाए और सुखमय जीवन जिया जाए, वरना वो पत्नी भी परेशान होती है और पति भी परेशान होता है। पति दूसरी शादी कर लेता है तो पत्नियां तमाम मुकदमे उस पर लगा देती है। तो बैठ के काउंसलिंग की जाए, ये कोशिश की जाए कि आखिर वो दोनों के बीच में क्या आधार हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से उनके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। तो तलाक को रोकने के 50 तरीके, वो टिप्स क्या हो सकते हैं, वो मैंने सर तैयार किए हैं आप लोगों के लिए।
एक सोच विचार करके, एक अनुभव के आधार पे वो 50 कुछ रास्ते में निकाल के लाया हूँ। मैं कभी ना कभी उस पर वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा कि यदि उस तरीके से कोशिश की जाए तो संभव है कि 2 घर उजड़ने से बच जाएं। क्योंकि सर यदि बच्चे भी हो गए तो सारी गाज उन बच्चों पर ही गिरती है, पहाड़ टूट के उन बच्चों पर ही गिरता है, सारा जीवन बर्बाद उन बच्चों का ही होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि उनको कौन संभालेगा। यदि साहब तलाक हो गया तो पति ने कर ली दूसरी शादी, और कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी ने भी शादी कर लिया, बच्चों को कौन संभाले? क्या अनाथालय में भेजा जाएगा? क्या उनके बूढ़े दादा दादी नाना नानी संभालेंगे? या अगर वो भी नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? यदि महिला के साथ चले गए तो पति के जो बच्चे होंगे, या पति एक्सेप्ट करे या ना करे, ये भी दयालु और अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि पति के पास चले गए, जिनके बच्चे हैं वो नई महिला बच्चों को एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब कहीं ना कहीं तो बेचारों का जीवन उजड़ ही जाता है, वो माता पिता के प्यार से वंचित हो जाते हैं। तो उन तलाकों को बचने के लिए, परिवार को टूटने से बचाने के लिए मैंने 50 आधार तैयार किए हैं सर आपके लिए कुल। और उनके लिए आप कमेंट्स में करिएगा, यदि आपको आवश्यकता लगती है तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में महिला किन किन कानूनों के तहत किस किस प्रकार से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है, उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान की है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, उंगलियों पे गिन के मैं आपको बता देता हूं। BNSS की धारा 144 2023 महिला इसके तहत आवेदन कर सकती है। नंबर 2 है धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कर सकती है। नंबर तीसरा आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 जो तलाक की याचिका होती है उसके अंतर्गत याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान ही धारा 24 और धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सर, इन दोनों के तहत वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। इसी प्रकार से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 और 20 के तहत भी महिला और बूढ़े माँ बाप भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। बुक के अंदर से सर आपको वीडियो के प्रारंभ में मैंने पढ़ के बताई है, और बुक के अंदर से धारा 144 भी मैंने आपको पढ़ के बताई है। इसी प्रकार से मुस्लिम महिलाओं पे विवाहों का अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, यह शाहबानों के केस के बाद इसको बनाया गया है, उसके तहत महिला भी, मुस्लिम महिलाएं भी भरण पोषण के अधिकारी होंगी। और ये धारा 144 है, इसमें सभी लोग मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार से पारसी विवाह अधिनियम 1954 और उनके पर्सनल लॉ, और मातृत्व मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष सुविधाएं जो दी गई हैं, उनको अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी, और विशेष तौर से उनको भत्ते दिए जाएंगे। ये सारी डिटेल जानकारी मैंने इस ई बुक के अंदर भी लिखी हुई है, जिसमें से मैंने आपको परिचित भी करा दिया, मुख्य मुख्य बातों से मैंने परिचित करा दिया। क्योंकि सर वीडियो अगर मैं पूरी ई बुक को आपको पढ़ के समझाऊंगा तो वीडियो तकरीबन 3 घंटे लंबा हो जाएगा। मेरे एक व्यूवर्स ने आज ही मुझसे कमेंट्स करके कहा है, तो सर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो शॉर्ट ही बने। लेकिन सर आप खुद देखें कि क्या शॉर्ट में इतनी जानकारी दी जा सकती थी? क्या इस तरीके से समझा के बताया जा सकता था? भाई मैं तो सर 10 मिनट का ही वीडियो बना दूं, सिर्फ 10 मिनट का। एक धारा पढ़ी, जो धारा बुक में लिखी हुई है वो पढ़ी और बुक बंद कर दी। किस प्रकार से? कि जैसे ये धारा 144 है, ये आप देख रहे हैं, ये बुक में दी हुई है, ये मैंने इसकी प्रारंभ की 5 लाइन पढ़ी और बुक बंद करके और आपसे कह दिया ओके शुक्रिया थैंक यू। तो क्या आप समझ जाएंगे सर? जब तक मैं उसकी पूरी डिटेल व्याख्या आपको नहीं समझाऊंगा, पूरे उदाहरण के साथ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कानून एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जब तक डीपली नहीं समझेंगे, उदाहरणों के साथ नहीं समझेंगे, उसकी व्याख्या को नहीं समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से होगा इसको हम नहीं समझेंगे, तो आप उसकी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो समझ आपके अंदर नहीं हो पाएगी। जैसे कि ये याचिका पेश की गई थी, ये मेरे पास अभी आज ही मुकदमा आया है, और ये आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 144 BNSS 2023 के तहत पेश किया गया। इसमें जो अंतरिम मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो पढ़ के बताया, इसी के तहत ही तो बताया था सर, ऊपर लिखा हुआ जो एफिडेविट में लगता है रजनीश विरुद्ध नेहा का। ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं सर, अगर ये प्रैक्टिकल के आधार पर हम समझेंगे तो हमें देखने सुनने में आसानी होगी। और अंतरिम भरण पोषण के समर्थन में भी इसमें शपथ पत्र लगाया गया है, और इसमें जो अंतरिम भरण पोषण का आवेदन लगाया वकील साहब के द्वारा, तो उसमें उन्होंने कोई धारा नहीं लिखी है, ये इसमें सिर्फ उन्होंने एक चीज लिखी हुई, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आवेदन पत्र अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण हेतु, और बाकी उन्होंने उसमें प्रार्थना में मांग कर ली है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है महिलाओं के लिए, कि महिलाएं घर बैठे यदि इस वीडियो को देख रही हैं, ऑल इंडिया में चूंकि ला लागू है, ये कोई क्षेत्रीय ला नहीं है कि एक स्टेट पर लागू है, तो ऑल इंडिया में जहां जहां महिलाएं जो परेशान है, पीड़ित हैं, यदि मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आज उनको इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, वो किस प्रकार से पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं,
किस प्रकार से अदालत में दावा लगा सकती हैं, वो सारे कानून, वो सारी धाराएं मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। और ई बुक भी इसकी मैंने तैयार की हुई है सर। मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका पीडीएफ आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये ई बुक पीडीएफ ही है, इसमें मैंने तमाम कानूनों को इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित किया और ई बुक के अंदर उसको लिख दिया है। इसकी कीमत मात्र 199 रुपए मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपीज। यदि आपको किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो इस बुक को आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक आपको मिलेगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो 76 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक वहां मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये कार्य निरंतर जारी है। आप उन 76 ई बुक में से आपके आवश्यक जो भी हो, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप उस ई बुक को वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। और उसी के नीचे लीगल कंसल्टिंग का बटन दिखाई देगा, उसमें पूरी नियम और शर्तें हैं। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप उन नियम और शर्तों को पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सर जो महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, ये सारे अधिकार पूरे कानून का अध्ययन करके मैं लाया हूं सर। ये अधिकार जो 11 अधिकार आपको बताएं, और ये 11 ही कानून जो महिलाओं के भरण पोषण से रिलेटेड है, इसी बुक के अंदर मैंने लिखे भी हैं। आप उस ई बुक के अंदर उसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और धारा 13 जो तलाक याचिका पे 3 वीडियो में पहले मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं कि तलाक याचिका के क्या आधार होंगे, उसके आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, लिखित बहस फौजदारी और दीवानी में किस धारा के तहत किस प्रकार से पेश की जाएगी, उस पर भी एक वीडियो सर मैंने 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और फैमिली कोर्ट पे भी लगभग 12-15 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। नोटरी से रिलेटेड 50 वीडियो से ऊपर मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड कर चुका हूं। BENS 2023 की धारा 2 में 39 परिभाषाओं पर, हर परिभाषा पे एक एक वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोडेड कर चुका हूं। वसीयत पे 50 से ऊपर मैं वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। लगातार विभिन्न कानून और विभिन्न टॉपिक जो आते हैं उन पे मैं वीडियो जरूर अपलोड करता हूं। मेरे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि वसीयत गिरता के क्या वसीयत पर दस्तखत आवश्यक है, तो उस पर मैंने सर एक वीडियो ही बना दिया। काफी अच्छा टॉपिक था। ऐसे ही मेरे कई व्यूअर्स के मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ। कमेंट्स में जैसे ही मुझे लगता है मैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वीडियो और ई बुक तैयार कर ही देता हूँ। क्योंकि वकालत में सर दिन में प्रैक्टिस का भी समय रहता है मेरा। वकालत में दिन में मुझे वकालत की प्रैक्टिस भी करना है और शाम के टाइम दावे मुकदमे भी तैयार करना है। अभी मुझे 5 मुकदमे तैयार करना है सर। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम BNSS 144 कहते हैं, धारा 12 का भी तैयार करना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 की भी प्राइवेट कंप्लेंट तैयार करना है। दहेज लेना और देना 2 ही अपराध हैं। वो अपराध तो कर दिया, दहेज खुर्द बुर्द कर दिया पति के द्वारा, तो दंडनीय कैसे किया जाएगा? या तो पुलिस रिपोर्ट पे FIR दर्ज करे, और नहीं करती है तो हम कोर्ट में प्राइवेट मुकदमा भी लगा सकते हैं। ये 3 मुकदमे तो ये हो गए सर। और उसी के प्रकार से तलाक याचिका में धारा 24 का आवेदन तैयार करना है कि जो तलाक की याचिका लगाई गई है तो महिला अंतरिम भरण पोषण उसमें किस प्रकार से प्राप्त करेगी। और इसी प्रकार से एक जो आदेश 7 नियम 1 CPC के तहत पेश किया गया है, उसका जवाब, उसका काउंटर क्लेम। ये सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बोल के, क्योंकि सीखना और सिखाना ही हमारा मकसद है। मैं चाहे ये मेरा प्रैक्टिकली उदाहरण दूं, चाहे बुक के अंदर से उदाहरण दूं, लेकिन मकसद यही है कि हम इस बात को सीखना और सिखाना जो वीडियो के जरिए है, कि आपको पता लग सके कि आखिर कोर्ट की प्रोसीजर किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से कार्रवाइयां की जाती हैं। तो उम्मीद है सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दी है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।